सावधान रहने के लिए आपके नियम 2-4 हैं जिसको जो कि आपको कभी भी वायलेट नहीं करना चाहिए। आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है पहले ये जानकारी मिल जाए, आपके इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू है ये पता चल जाए। अगर ग्राहकों की जानकारी अगर चोरी हुई तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं और आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में। जब हम भारत में पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में मार्केट ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है और जानकारी का प्रसार एक नई क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया है। लोगों तक वित्तीय जागरूकता पहुंचाना आज के दौर में बहुत अहम हो गया है। चूंकि अभी पूरी दुनिया में वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक बनाया जा रहा है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का डिजिटलीकरण निवेशकों की जिंदगी में एक नया आयाम और आकार लेकर आया है। धीरेन्द्र सर, स्वागत है आपका। आज पर्सनल फाइनेंस में टेक्नोलॉजी की एंट्री ने निवेशकों के लिए कई बड़े फायदे लाए हैं। आपने तो कई सालों में मार्केट और टेक्नोलॉजी को साथ बढ़ते हुए इस सफर को देखा है, तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपकी नजर में इस बदलाव ने किस तरह से निवेशकों के लिए संभावनाओं के द्वार खोले हैं। टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल जादू की तरह काम किया है और ख़ासकर पर्सनल फाइनेंस में या ओवरऑल फाइनेंस में अगर आप देखें कि जिस तरह से जानकारी मूव करती है, फाइनेंस के लिए ज़रूरी है कि आपको आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है पहले ये जानकारी मिल जाए, आपके इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू है ये पता चल जाए। पहले हम पोस्टमैन का इंतज़ार किया करते थे, 3 महीने में एक बार क्लोज्ड एंड फंड का NAV कैलकुलेट होता था। अब ओपन एंड फंड का रोज़ NAV आता है। स्टॉक ब्रोकर के पास अगर आप शेयर खरीदने जाते हैं तो ये जानकारी वो आगे किसी को देता था, वो आगे जा कर के एक ट्रेडिंग रिंग में लोग एक दूसरे के साथ सौदा करते थे, फिर एक कागज़ पे नोट, एक डायरी में नोट पैड पे नोट किया जाता था, फिर आपके पास ये जानकारी आती थी। कितनी सही थी, कितनी गलत थी या कितना ट्रांसपेरेंट था, इसका कोई ट्रेल नहीं रहता था। अब आपका पहले जिस तरह से आप डीमैटेरियलाइजेशन के पहले अगर आप शेयर खरीदते थे तो शेयर के पीछे एक ट्रांसफ़र डीड होता था जिसको आप साइन करके भेजते थे और फिर आपके सिग्नेचर मैच किया तो आपको आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं मैच किया तो ये बैड डिलीवरी हो जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। तो जिस जादुई तरीके से एसेट्स का और या इनके बारे में जो जानकारी है जिस रफ्तार से आप तक पहुंचता है, ये अपने आप में जादुई है। दूसरा कि जिस तरह से आप अपना पैसा अपने खाते से किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। पहले आप किसी को बैंक में पहले आप किसी को चेक लिखते थे या ड्राफ्ट बना के भेजते थे और उसके बाद वो अपने बैंक में जमा करता था, वो क्लियरिंग में जाता था, फिर आपके बैंक उसके खाते में ये पैसा आता था। अब आप अभी निर्धारित करते हैं, आप कहीं पे खाना खा रहे होते हैं, आपके पास पैसा कम हो गया तो आपके घर से पैसा चला आता है और आप UPI से पे कर देते हैं, QR कोड देख के पे कर देते हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी है, बिल्कुल ही जादुई है। जिस तरह से आप एक दूसरे को हम पैसा जिस रफ्तार से भेज पाते हैं और 24 घंटे भेज पाते हैं। और तीसरा चीज़ कि जिस कॉस्ट पे हम कर पाते हैं। पहले अगर आपको किसी को पैसा भेजना होता था तो कोई कमीशन लगता था, कोई चार्जेस लगता था, कोई आप ₹1 का चेक लीफ होता है वो आगे जाता था, वो कहीं पे आप किसी बॉक्स में डालते थे, वहाँ से वो क्लियरिंग हाउस में जाता था, वहाँ पे देखा जाता था कि उसके खाते में ये पैसा है कि नहीं है, वो कोई वेरीफाई करता था कि सिग्नेचर मैच कर रहा है। तो पैसा मूव करना, इसका कॉस्ट इफ़िशिएंटली होना और जानकारी का मूव करना, इसकी वजह से जो असर हुआ है। पहले जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था तो मेरी इन्वेस्टमेंट की जानकारी 1-2 पन्ने के फॉर्म पे भरी जाती थी, उस पे मैं साइन करता था। अब ये सब कुछ मैं डिजिटली कर पाता हूँ और मेरा सिग्नेचर मेरे आधार कार्ड से वैलिडेट हो जाता है। दूसरा कि जब मैं पहले SIP करता था तो मुझे 12 पोस्ट डेटेड चेक देना होता था और वो मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी के लोग हर महीने बैंक में जमा करते थे, वो क्लियरिंग में जाता था, पैसा वापस होता था। तो इसका जो खर्चा है, जिस तरह से ये होता था, ये जो कन्वीनियंस है, तो ये तो बिल्कुल ही मैजिकल है। अभी आप ₹50 का एक SIP कर सकते हैं, किसी भी फंड में कर सकते हैं और अभी अगर निर्धारित करते हैं और आपके पास सेलफोन है और ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है तो 15 मिनट में ये शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ तो जादुई है। एक व्यक्ति अगर ₹500 लगाता है, ₹5000 लगाता है, ₹5 करोड़ लगाता है, ₹50 करोड़ लगाता है, सबके लिए जिस तरह का कस्टमाइजेशन संभव है, जिस तरह का पर्सनलाइजेशन संभव है, अगर आप ₹100 लगाते हैं और
अगले 20 साल के लिए लगाना चाहते हैं और इससे एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो जो आपके पास विकल्प उपलब्ध है, जितनी आसानी से आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अगर आप 100 इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आप देखना चाहते हैं कि सबका स्थिति कैसा है, तो बिना जितनी आसानी से आप इन चीज़ों को मॉनिटर कर पाते हैं, पर्सनलाइज कर पाते हैं, कोई आदमी आपको ये सलाह दे सकता है, कोई ऑटोमेटेड तरीके से आपको सलाह दे सकता है, और काफ़ी कुछ आज आपको वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे उपलब्ध है। अगर आपने पिछले 10 साल में, 15 साल में 25 जगह से अलग अलग शहरों में आपका नौकरी था, ट्रांसफ़र होता रहा, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते रहे, आपके पैन नंबर से आपके सारे निवेश एक जगह पे कोलेट हो जाएंगे। वैल्यू रिसर्च में एक बार अपना पैन नंबर डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए और आपके पास एक OTP आएगा जिसमें आप उसको अनुमति दे रहे होंगे कि हाँ, मेरी जानकारी हर जगह से इकट्ठा कर लीजिए। और इसके बाद आपके पास कौन सा शेयर्स है, कहाँ पे है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा NPS है, आप एक जगह पे देख पाएंगे। आपके पास एक 360 डिग्री व्यू अपने निवेश का हो पाएगा। और ये मुझे लगता है कि पहले अगर आप ये करना चाहते तो ये 3 महीने का काम होता, आपको अलग अलग जाके पता करना पड़ता, आप बहुत सारी चीज़ें भूल गए होते और शायद आप कुछ आपका निवेश खो जाता। और ये सब चीज़ आज के दिन ट्रैक कर पाना, पर्सनलाइज कर पाना, मॉनिटर कर पाना, देख पाना कि आपको क्या बेच देना चाहिए, देख पाना कि क्या आपको हम नहीं बेचना चाहिए, ये सब चीज़ काफ़ी थोड़ा ध्यान लगा करके थोड़ा नज़र रखना सब चीज़ बहुत आसान हो गया। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि समाज के सबसे गरीब आदमी भी आज ही उसके लिए ये सब चीज़ उपलब्ध है। अगर आप NPS का अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप 200 रुपये 500 रुपये महीना बचा सकते हैं, तो ये भी कर पाना आपके लिए संभव है। आपका रिटायरमेंट अकाउंट ऑनलाइन डिजिटली खुल सकता है, ज़िंदगी भर आप बचा सकते हैं। और इससे आपका आप जिस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन आज संभव हो पाया है जनधन अकाउंट से, NPS से, और या म्यूचुअल फंड में भी आप जितने कम रकम में आप SIP कर सकते हैं, एक बड़ी छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं और ये सबके लिए उपलब्ध है। एक और चीज़ मुझे ख्याल आता है म्यूचुअल फ़ंड के संदर्भ में कि अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी रकम कर रहे हैं, और आपके पास 2-4-5 लाख रुपए अगर इकट्ठा हो गया है और अचानक कोई इमरजेंसी होता है, आपको अचानक 1 लाख रुपया चाहिए, और आप या तो अपने किसी रिश्तेदार के पास जाइए, किसी मित्र के पास जाइए और उम्मीद करिए कि वो आपको ये रकम उधार दे देगा। लेकिन अगर आपके पास ये पूंजी है और रात में अगर आपको ज़रूरत पड़े, तो ऐसा संभव है कि आप अपने निवेश पे लियन लगा करके, अगर आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आपका निवेश 2-4 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए के निवेश को तुरंत आप मॉर्गेज कर सकते हैं, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, जो आप बेच नहीं पाएंगे, लेकिन आपके बैंक खाते में 50,000 रुपये का उधार आ जाएगा। और जैसे आप इसको रीपे कर देंगे, वो आपका लियन हटाया जा सकता है और इतने दिनों के उधार के लिए ही आपको केवल ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पूंजी है तो इमरजेंसी को टाइड ओवर करने के लिए आज आपके पास बहुत ही सुविधाजनक विकल्प आपके पास उपलब्ध है, और ये डिजिटाइजेशन की वजह से संभव है। अच्छा सर, हर चीज़ के फायदे के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, तो अंत में हमसे आप ये साझा कर दीजिए कि फाइनेंस इंडस्ट्री के डिजिटलीकरण से जुड़े क्या क्या रिस्क हैं जिनका ध्यान निवेशकों को रखना चाहिए। जी हाँ, डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है। पहले अगर आपसे पैसा किसी को अगर लूटना होता तो वो बंदूक लेके आता, डाका डालने आता। अब वो आपको फ़ोन पे धमका करके या आपका OTP चोरी करके या आपके फ़ोन पे कोई मैलवेयर इंस्टॉल करके वो आपका पैसा लूट लेता है, आपके बैंक खाते से ही लूट लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो कौन है। और उसके लिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके लिए सावधान रहने के लिए आपके नियम 2-4 हैं जो कि आपको कभी भी वायलेट नहीं करना चाहिए। एक तो अनजान जगह से आपके पास कभी मैसेज आए, आप उसको खोलिए ही मत, और ये अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड कर पाते हैं तब आप बच पाएंगे। दूसरा, आपको कभी किसी को OTP बताना ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कभी किसी को ऑनलाइन बैंक की जानकारी ना दें। और इसके लिए मुझे लगता है कि RBI, म्यूचुअल फंड, बाकी सारी बड़ी कंपनियां जिसके ज़रिए आप हम निवेश करते हैं, उनको मुझे लगता है कि पेनलाइज करना चाहिए। सरकार को उनके पीछे पड़ना चाहिए कि अगर आपके यहाँ से निवेशकों का, ग्राहकों का की जानकारी अगर चोरी हुई तो आपको बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर जो ये डिजिटल फ्रॉड है उसके पीछे होता है कि कभी मेरे पास कोई आदमी का फ़ोन आया, उसके पास मेरी काफ़ी जानकारी होती है, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर होता है, उसके पास मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल्स होता है, उसे ये जानकारी होती है कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, मैंने जब कभी डीमैट अकाउंट खोला है तब मेरे पास
इंदौर से फ़ोन आना शुरू हो जाता है जो अपनी कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई सेवा बेच रहा हो। तो इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए, निवेश में सजगता और सतर्कता दोनों आवश्यक है, और इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपने निवेश से जुड़ा, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल मन में है तो बिना संशय के वो सवाल हम तक पहुंचाइए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।